बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मेरी और लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद की टीम की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। सियासत पर अगर बात करें तो हमजा शहबाज साहब ने आज कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्द कौम को एक बड़ी खुशखबरी देंगे, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज खबरदार किया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। हमने माजी में भी देखा कि काफ़ी जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस बात को दोहराते रहे कि अगर इलेक्शंस में किसी तरह की धांधली हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं, हालात क्या वाकई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और क्या हुकूमत कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी जानिब से और तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, और अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी ईदें दिखाए आमीन। और पुरसकून ईद गुजरी पाकिस्तान में, खैरियत से लोगों ने ईद गुजारी। बारिशें और मौसम और महंगाई और ये बाकी सारे जो भी मसले मसाइल हैं उसके साथ साथ, लेकिन जैसे तैसे लोगों ने ईद गुजारी और अमन व सुकून के साथ। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ईद का दिन गुजरा तो अब अगले चंद रोज़ जो है वो सियासत अपने अरूज पे होगी। पारा जो है वो मरकरी राइजिंग, तो मेरे ख्याल से मरकरी राइजिंग अब नहीं होगा। अब ये मरकरी ऑलरेडी जो पारा है वो अरूज पे है और उसमें कशीदगी, तसादुम, इल्ज़ामात, और ये कशीदगी जो है ये यानी ज़बानी तसादुम तक रहे तो बेहतर है, लेकिन मुझे ख़दशा इस बात का है कि ये इंतखाबी मुहिम जो है ये कोई बदतर शक्ल इख्तियार कर सकती है पंजाब में, और ये तशद्दुद को हवा दे सकती है अगर अकाबरीन ने, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे अब इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और बाकी मामला भी, अगर सूरत हाल को काबू ना किया। और ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका और श्रीलंका और श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने, लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें बहुत मॉनिटर हो रही हैं चीज़ें और वो देखा जा रहा है सारा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि दो चार बातें सियासत में। एक तो ये कि ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर दे के। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल, जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप, मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हम हमारे पास आएँ तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी, मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और ग्रे लिस्ट से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। और इसी दौरान जो है वो हुकूमत जो है उसमें ये बेचैनी पैदा हो रही है। हुकूमत में जब कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ की बात कर रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने, एक बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात की है आज, उनका कहना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई भी उनकी वापसी का कोई सामा पैदा करने में नाकाम हो गई है और कोई कानून साजी और कोई ध्यान नहीं है। और ये बात ग़ालिबन लंदन में भी महसूस की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास है कि जो आज शेख रशीद साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक हैं। अब देखिए ना, इशू ये है कि
वो तो चलें हुकूमत में एक साथ है ना, यहाँ पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनी है, लेकिन शेख रशीद साहब को और बहुत सारी बातें हैं जो शेख रशीद साहब इस वक्त खामोशी इख्तियार कर रहे हैं जिस पे, ठीक है। 17 लोगों के नाम शेख रशीद साहब को पता है। अनहोली अलायंस शेख रशीद साहब को पता है कि क्या चलता रहा है माजी में, जो अब ख़त्म हुआ है। तो बहुत सारी शेख रशीद साहब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त वो मौका नहीं है वो बातें करने का, तो वो नहीं कर रहे बातें। हुकूमत जो है वो, तो मैंने आपसे पहले बात कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला अटका हुआ है, और इसी तरह से ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी डिलीवर कैसे करें, कब तक करेंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल। पाकिस्तान की मईशत आपको लगता है, या पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, IMF ने कहा है कि बिजली की चोरी ख़त्म करें और ये ख़त्म करें और वो तो करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं ना। तो आपने उनको जो बजट पेश किया है, अच्छा उस बजट में दिफाई बजट आपने कम कर दिया। ये खौफनाक तरीन बात है कि उनके साथ जो पहले आपने बजट असेंबली में पेश किया उसमें दिफाई बजट कुछ और था, लेकिन अब आखिरी जो इतलात हैं वो ये कि आपने कहा है कि जी हम अपने खराजात में दिफाई बजट भी कम कर रहे हैं, और कई अरब जो है वो उसमें दिफाई बजट कम कर दिए मुल्क। इन चीज़ों को दुनिया बड़ी देखती है कि आजकल के दौर में ये अपना डेवलपमेंट बजट्स, अपना डिफेंस बजट्स अरबों के हिसाब से इन्होंने काट दिया, और ये हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही है, तो मामला कहाँ रुकेगा। तो उसके नतीजे में एक अजब सा एक मामला यहाँ पे इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में है। अच्छा, अब उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो इंतखाबात में जा रहे हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जा रहे हैं। अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्या हकीकतन है या उनके राब्ते बहाल हुए हैं, ये बात जो है ये एक सवाल है जो कि हुकूमत के जहन में है कि भाई हमारे साथ ऐसे नहीं होता था, हमारे साथ ऐसे हुआ, इनके साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये अपनी बातें क्यों कर इनका। और इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो चूँकि मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो हुकूमत चली गई, तो एक दरमियान में कहीं एक होता है ना कि ये गैर यकीनी, और ये बढ़ेगी आगे, ये मामला आगे बढ़ेंगे कशीदगी की तरफ, बदकिस्मती के साथ। और इसमें मैं देखें आपको ये आपने बात की ना शाह महमूद कुरैशी साहब वाली, श्रीलंका में उन्होंने जो यानी हालात वहाँ पे ऐसे बने कि एक तो उनके जो राजपक्सा जो थे उन्होंने ऐलान किया कि हम जो हैं वो मैं रिज़ाइन कर दूंगा 13 तारीख को, और 13 जुलाई को मैं रिज़ाइन करूंगा, ना सदर ने, ठीक है ना, गोताबाया जो है, गोताबाया ने ऐलान कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा 13 तारीख को। और इसमें जो है ये बात आप ज़हन में रखें कि गोताबाया राजापक्से जो हैं उनके जो उनका महल है उसको कल वहाँ पर यानी 9 तारीख को वहाँ पर जो है वो आग लगा दी गई थी, और आग तो नहीं लगाई थी सॉरी, यानी अवाम ने कब्जा कर लिया था। ये जो महल है इनका, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बना था, जब यहाँ पुर्तगाली आए थे। यानी ये बज़ाहिर ये तो पुल वूल तो अभी बना लिया होगा इन्होंने, लेकिन ये जो तारीखी महल है ये महल उस वक्त का है, ठीक है। ये गैराज वैराज भी अभी इन्होंने बनाया होगा। और उसके बाद कल पिछले 24 घंटों में ये हुआ कि जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जो वज़ीर आज़म है उनकी रिहाइश गाह को भी आग लगा दी गई, नज़र आतिश कर दिया गया, और नज़र आतिश कर दिया गया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और मैं इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो हुकूमत मतलब सदर जो है वो 13 तारीख को रिज़ाइन कर देंगे, और वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर गए हैं। और राजापक्सा का जो ख़ानदान था जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं अपने पिछले प्रोग्रामों में, जनवरी फरवरी से बात फॉलो हम कर रहे हैं श्रीलंका को, तो उसमें जो है वो ये इन्होंने कहा है कि मैं 13 तारीख को रिज़ाइन करूँगा। तो 13 तारीख को क्यों रिज़ाइन करेंगे, 13 तारीख को क्यों करेंगे, कब्ज़ा तो अभी हो गया है। इनके बारे में भी अभी ये बात है कि ये श्रीलंका में है, बाहर चले गए हैं, कहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहाँ पे नहीं। लेकिन ये है कि 13 तारीख जो है वो बुधमत जो है, बुधमत में 13 तारीख की बड़ी अहमियत है। और 13 तारीख की अहमियत इसलिए है
कि 13 तारीख को वहाँ पर पूरा चांद होता है, और पूरा चांद होता है, और उस पूरे चांद को ये पूरा चांद जो है ये बड़ा बुद्ध मत के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है पूरे चांद की। हर हर महीने का जो पूरा चांद होता है, इसको पोया या पाया पोया कहते हैं इसको, तो उस दिन जो है वो वहाँ पे पूरा चांद निकल जब होता है, और तो उसमें वो जो है उनके यहाँ तातील होती है, बैंक हॉलीडे होती है। और ये ख़ास तौर पे जो साली पोया जो कि जुलाई में आ रहा है, ये पूरा चांद, और ये वो दिन है जिस दिन कहा जाता है, क्योंकि ये बुद्ध मत है, बुद्धिस्ट हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जो अपना पहली तालीमात दी थी, तो उस दिन ये पूरा चांद था। ठीक, सही। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें मैं कह के और फिर आपसे बात करूंगा कि ये मामले के ऊपर इसको कैसे, किन पहलुओं से देखना चाहिए। इसमें एक पहलू तो ये है कि जी IMF की तरफ से उन्होंने कर्जा लिया, चाइना जो है उनसे वो दरमियान में आया। ये जो ख़ानदान था जी, ये राजापक्सा का, ये ख़ानदान जो है ये प्रो चाइनीज़ था। 2005 से जब इससे ये बरसर इक़्तिदार आए, तो उसके बाद ये चाइना की तरफ चले गए थे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम्बनतोता पोर्ट और बाकी मामला, तो ये प्रो चाइना ये चले गए थे। तो इस पहलू को ज़हन में रखें, और साथ ही IMF जो था वो उससे इन्होंने लोन लिया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसमें कि ये गौतम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट यानी मुल्क का जो सरकारी मज़हब है वो बुद्ध मत है, और बुद्ध मत है, और त्रिवादा जो बुद्ध मत का सबसे बड़ा मसलक है वो उससे इनका ताल्लुक। और ये सदुरन, राजा सदुरन के बेटे थे, ठीक है, और सुधारत नाम का शहजादा, और वो जो है वो उनकी, ये सुधारत नाम था गौतम बुद्ध का, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं इस बात को, और हम ये भी जानते हैं कि वो बुद्ध मत की तारीख़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ये एक तहरीक के तौर पे उठा, लेकिन उसके बाद जो है ये जो है वो एक मज़हब बन गया। और वहाँ पे जो सुधारत जो शहज़ादा, तो राजा सदुरान, इनकी जो वालदा थी, शहज़ादे की वालदा, वो पैदाइश के वक्त माया, जिनको माया कहते हैं, तो वो जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया, और वालिद ने इनकी परवरिश की, और यसुदा के साथ इनकी शादी हो गई, और यसुदा के साथ शादी हुई इनकी 16 बरस की उम्र में, एक बेटा भी हो गया, उसका नाम राहुल। और फिर इन्होंने जो है वो ये जो इनकी जिस ज़माने का ये ज़िक्र है, जिस ज़माने का एक किस्सा है, तो उस ज़माने में यहाँ पे एक मुख्तलिफ एक सल्तनत थी यहाँ पे, और उस सल्तनत में एक, अब तो सल्तनत नहीं है, लेकिन वो सल्तनत कहा जाता है कि लुम्बानी का इलाका है, जहाँ पर कोई नेपाल में कहता है, कोई उत्तर प्रदेश में कहता है, लेकिन बहरहाल एक सल्तनत थी, और उस सल्तनत का जो दारुल हुकूमत था वो कपिलवस्तु था। तो उस बहरहाल एनीवे, तो वो कपिलवस्तु का शहजादा भी कहते हैं इनको, सुधारत। तो इन्होंने देखा कि एक ये उस वक्त 28 बरस के थे, तो उन्होंने देखा कि एक ज़ईफ़ आदमी है, और एक जनाजा जा रहा है, और एक जो है वो बूढ़ा आदमी है, ज़ईफ़ आदमी है, एक बीमार आदमी है, और एक जनाजा जा रहा है। तो शहजादे ने 3 चीज़ें देखी, तो इसने कहा कि ये, शहजादे ने कहा कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, इंसान बूढ़ा क्यों होता है, और इंसान ये मर क्यों जाता है, जनाजा क्यों है। तो परेशानी में ये अपनी बीवी को भी, यसुदा को भी, और शहजादे राहुल को भी छोड़ के ये निकल गए बस्तियों में, जंगलों में, इधर उधर जाते, और ये कि ये तकलीफ़ क्यों है दुनिया में, इंसान परेशान क्यों रहता है। और फिर ये जाके वो बिहार के पास एक दरख्त अभी भी मौजूद है, उसके नीचे वहाँ पे जाके
ये 49 दिन तक बैठे रहे, सोचते रहे। तो 50वें दिन इनके ऊपर ये राज खुला कि ये दुनिया एक निज़ाम के तहत चलती है और उस निज़ाम के अंदर तकलीफ भी है। ये उसको निर्वाण का नाम देते हैं बुद्ध मत में, निर्वाण, क्यों निर्वाण आ गया, यानी वो इंकिशाफ जो हुआ उन पे। तो लेकिन हुआ ये, तारीख में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध मत और जैन मत जो मज़हब, उनके अंदर काफ़ी चीज़ें कॉमन और कुछ डिफरेंसेस, लेकिन हिंदू जो प्रॉपर हिंदू रिलीजन है उनके साथ बुद्ध मत का एक झगड़ा रहा। अभी इस्लाम नहीं आया, ये मैं इस्लाम के आने से पहले की बात कर रहा हूं, यानी इस्लाम बड़े सगीर में नहीं है। तो यहां पर बुद्ध मत और हिंदू मत के दरमियान, तो अशोका बादशाह, तो बड़े बादशाह, वो बुद्ध मत से थे, लेकिन वो बादशाह हिंदुस्तान के कहलाते हैं, अशोका द ग्रेट, बुद्ध मत। लेकिन फिर गुप्ता खानदान आ गया, तो उस वक्त ये था कि बुद्ध मत बहुत फैला। लेकिन ये हुआ कि जो गुप्ता खानदान आ गया तो उन्होंने बुद्ध जितने थे वो निकल गए वहाँ से, जुल्म भी हुए उन पे, उनको निकाल भी दिया बड़ी तादाद में, और वहाँ पर जो हिंदुइज़्म या हिंदू मज़हब जो है वो ज़्यादा आ गया हिंदुस्तान के अंदर। गुप्ता खानदान ने उसको सरकारी करार दे दिया। तो एक जो टकराव बुद्ध मत और हिंदू मत का इस्लाम आने से पहले यहाँ पे मौजूद था, ईसाइयत आने से पहले भी यहाँ मौजूद था। ये मैं कदीम हिंदुस्तान की बात आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ जो दो लड़ाई हो रही थी दो मज़ाहिब की, वो बुद्ध मत और हिंदू मत के दरमियान लड़ाई हुई, और जिसके नतीजे में बुद्धिस्ट यहाँ से निकले, और फिर वो जाके कोई श्रीलंका में, तो कोई लाओस में, तो कोई कंबोडिया में, तो कोई चाइना में, तो कोई थाईलैंड में, ये यहाँ से कोई म्यांमार में, तो ये मेन हिंदुस्तान से ये निकले अशोका द ग्रेट के बाद। अच्छा, और जाके श्रीलंका में आबाद हो गए। अच्छा, अब उसमें श्रीलंका का हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि जो खाना जंगी हुई जो कई बरस तक जारी रही श्रीलंका में, अगर हम ये हुई है या करवाई गई है, ये भी एक सवाल है। इसको बहुत से लोग जो ख़ास तौर पे रशिया और चाइना में है, वो इस पूरा जो कुछ खेल हुआ है इसको एक कलर रेवोल्यूशन भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक किस्म का कलर रेवोल्यूशन भी है, जिसकी बुनियाद खुद राजपक्सा खानदान ने रखी थी। IMF के साथ गए, फंदा डाला, टैक्स लगा दिए, ये लगा दिए, लेकिन टैक्स जहां लगे वो देही इलाके थे। सही, देही इलाकों में हंगामे नहीं हो रहे, हंगामे शहरी इलाकों में हुए हैं। NGOs एक्टिव हैं, वो NGOs, वो सारे मगरबी मीडिया, हालांकि टैक्स वहां लगे, हंगामे हो रहे हैं। तो रशिया में जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है और चाइना में वो बेल आउट नहीं करने आ रही, क्योंकि राजापक्सा के फंसे हैं ना दरमियान में, इधर भी उधर भी उधर। लेकिन वो इसको एक तरह से कलर रेवोल्यूशन भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है, ठीक है ना, ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो और इंडिया खास तौर पे कंसर्न सबसे ज्यादा इंडिया में है, इंडिया में सबसे ज्यादा कंसर्न है, और उसकी वजह है, उसकी बाकायदा एक वजह बनती है। देखें, इंडिया जो है वो एक मतलब कोई मेरा ख्याल 1650 ज़ुबानें बोली जाती हैं इंडिया में, और इंडिया को जो है वो एक तरह से हम शुमाल और जनूब के अंदर तकसीम करते हैं लोग, यानी एक शुमाली हिंदुस्तान है, एक जनूबी हिंदुस्तान है। अच्छा, जो शुमाली हिंदुस्तान है ना, शुमाली हिंदुस्तान जो है वो है, अच्छा ये स्लाइड जो है ना कलर रेवोल्यूशन की, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये कलर रेवोल्यूशन की स्लाइड जो है, ये रशियंस ने कुछ अर्सा पहले एक सेमिनार में दिखाई थी, और वो ये कहते हैं कि कलर रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग एक ही है। अच्छा, ठीक है ना, सोमालिया 2011, ओमान, यमन, किर्गिस्तान, बहरीन, हर जगह ये पूरा का पूरा कलर, हाँ ये कलर रेवोल्यूशन, ये पूरे उनका पेपर है, टेक्नोलॉजी ऑफ कलर रेवोल्यूशन, ये रशियन थिंक टैंक का पेपर है पूरा, ठीक है ना, कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, और ये वो पूरा वो फोकस्ड है इस बात पे कि ये कलर रेवोल्यूशन जो है, ये उनका डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें, ये उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। वो इस तरह के हंगामों कहते हैं खुद नहीं होते, ये उज़्बेकिस्तान में इधर उधर दाएं बाएं जो भी कुछ हो रहा है, इसके ये पूरी की पूरी प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के बाद वहां पर वो इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं, इकोनॉमिक हिटमैन आके वहां मईशत को खराब करते हैं, फिर उसके बाद एक प्लान होता है पूरा, और पूरा का पूरा फिर वहां पे धड़न तख्ता होता है। लेकिन
ये मैं जो इंडिया की बात कर रहा हूं ना, मैं उस पर आता हूं कि क्या ये कलर एवोल्यूशन है जो श्रीलंका में हुआ, और कैसे क्यों हो रहा है, क्या वजह है उसकी, या ये कि ये नेचुरल फिनोमिना है कि लोगों में जज्बाती लोग गुस्से में आ गए और शहरों के लोग निकल आए और उन्होंने कब्जा कर लिया, और अब क्या होगा, आगे क्या होगा। चाइना, इंडिया, अमेरिका, किधर, श्रीलंका की बहुत हजारों साल पुरानी तारीख है। अच्छा, मैं इंडिया की थोड़ी सी वजह बताऊं कंसर्न की। देखें, बड़ा मुल्क, और बड़ा मुल्क और उतनी ही ज्यादा तकसीम, और तकसीम ये कुदरती तकसीम है, यानी ये कोई अभी की नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये सदियों पुरानी तकसीम है। और उसकी वजह यह है कि दो तरह से यहां पर जो है ना वो ड्रेविडा कौम थी जो जनूबी हिंदुस्तान तक महदूद हो गई, लेकिन एक दौर में ये तमाम हिंदुस्तान में थी। और जो आर्यंस आए, आर्या कौम, जी। उसने आके जो ड्रेविडेंस थे उनको मारा, पीटा, कत्लेआम किया, जो भी कुछ किया। आर्या कौम ने ड्रेविडेंस को जनूब की तरफ धकेल दिया। ठीक। तो इंडिया जो है बुनियादी तौर पे वो दो तरह, अगर उसका नक्शा देखें या उसके कल्चर को समझें या जाके मिलें लोगों से या बात करें, तो दो तरफ, दो किस्म का आपको इंडिया नजर आता है, बड़ी वाज़ेह तकसीम नजर आती है। मिसाल के तौर पे जो जनूब है, पहले तो आप देखें ना, जो शुमाल है, शुमाल में क्या है, शुमाल में उत्तर प्रदेश आपको नजर आएगा। अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश आपको नजर आएगा इसमें, ठीक है। आपको पंजाब होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा, झारखंड होगा, ये ऊपर की रियासतें सारी, ठीक है। और अगर आप जनूब में चले जाएं तो तमिलनाडु है, केरला है। ये नक्शा है, या हम रियासतों वाला नक्शा दिखाएं तो उसमें ज़्यादा अगर मौजूद हो हमारे पास रियासतें हैं जिसमें, ये तो शहर हैं, अगर रियासतों वाला हो तो वरना इसमें हम फिर भी बात कर लेंगे बाद में। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और ये जो हैं ये उनके साउथ में है। अच्छा, अब ये नॉर्थ और साउथ में क्या फ़र्क है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्थ साउथ में फ़र्क ये है कि जो आर्यंस थे वो नॉर्थ में रह गए, ठीक है, और उन्होंने जो असल कौम थी उनको धक्का मार के साउथ में फेंक दिया। ये रियासतें हैं, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहां से हमें क्लियर हो जाएगी कि हमें ये जो जनूब में है, जनूब में रहने वाले और शुमाल में रहने वालों में फर्क है। और जनूब में कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और ऊपर है यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में तकसीम, यानी एक तरह से आप समझें कि अच्छा, फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो शुमाल है, एक तो ये कि वहां हिंदी, संस्कृत, ब्राह्मण, ज्यादातर लोग आपको जो ब्राह्मण हिंदू हैं वो बिल्कुल ये ज़िबा कर दो, गर्दन काट दो अगर किसी ने वहां पे गाय का गोश्त खाया और ये किया और वो किया। खूबसूरत, गोरे चिट्टे, आर्यंस। जनूब में आप जाएं तो जनूब में 80% लोग आपको केरला में गाय का गोश्त खाते हुए मिलेंगे, और हिंदू है, कद छोटे हैं, थोड़े से सांवले, साड़ी, धोती, और तमिल जबान, बहुत सारे लोग तमिल, तेलुगु, ये सारे कल्चर मुख्तलिफ। आप बॉलीवुड और जनूबी इंडिया की फिल्मों को देखें तो बिल्कुल हीरोज की शक्ल ही अलग है, बिल्कुल हीरोइंस की शक्ल ही अलग है। उधर हीरो जो है वो 3 पीस पहन के मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो खड़ा होकर डांस कर रहा है, और यहां पर आप देखें साउथ इंडिया में तो यहां धोती और साड़ी और वो जनाब लुंगी, और यानी कल्चर ही, वो उस कल्चर के ऊपर वो फख्र करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम असल थे यहां पे। और यहां संस्कृत और वो हिंदी जबान नहीं, यहां की फिल्में डब होती हैं हिंदी में, आपने बहुत कम देखा होगा कि हिंदी जबान, हाँ वो मतलब इनको ये है असल कल्चर जो इंडिया का, वो कहते हैं हम हैं साउथ। और ये जो है ये मतलब अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट तस्वुर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ का भी कंसेप्ट आ गया था कि ये मुल्क, ये सारी रियासतें अलग होकर यूनाइटेड स्टेट्स, हमने पहले भी बात, बिल्कुल आजादी की बात। अब यहां पर जो तमिलनाडु है, जो तमिल है, वो श्रीलंका के शुमाल में जो जाफना है वहां मौजूद तमिलों के साथ मिलके उस खाना जंगी जो भी लड़ाई हुई, जो सिविल वॉर श्रीलंका की हुई, तो वो उसमें साथ थे। वो मसला
जो था वो इंडिया तक फैल गया, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी, लेकिन जाफना के अंदर तामिल, और तामिल लड़ रहे थे अपनी मरकज के अंदर जो सेनाली या जो भी उसको श्रीलंका में उनके साथ लड़ाई हो रही थी। मदद आने लगी ऊपर, बेचैनी पैदा हो गई कि वहां पर भी इशू, तामिल तो वहां पर भी हैं, तो इंडिया सकिन हुआ बीच में। और इंडिया जब सकिन हुआ तो उसके बाद वो ऑपरेशन परवान के तहत वो एक बाकायदा एक मुआहदा हुआ। लेकिन मैं उसको किस्सा मुख्तसर करूँ, उधर से राजीव गांधी का दौर था, इधर से इंडिया के श्रीलंका के सदर आए, इन्होंने तो पीस कीपर्स आ जाएंगे जाफना में, ठीक, इंडिया के पीस कीपर्स आएंगे। पीस कीपर्स आए, उन्होंने जो तामिल टाइगर्स थे जाफना के अंदर उनका कत्ल किया बड़े पैमाने पर ऑपरेशन परवान के। और उसका फॉल आउट ये हुआ, ये 87 में उसका फॉल आउट ये हुआ कि तामिल टाइगर्स ने राजीव गांधी को मार दिया। वो खातून ने गुलदस्ता पेश करने आई और मार दिया राजीव गांधी। राजीव गांधी सोनिया गांधी के शौहर, राहुल गांधी और प्रियंका के वालिद। और उसके बाद ये हुआ कि तामिल जो टाइगर्स थे वो तो कुचले गए, लेकिन उनको कुचलने वाले कौन थे? वो राजापक्सा, तो ये तो सेनाली छा गए। लेकिन वो जो अच्छा मदद इस पूरे खेल में, यानी तामिल टाइगर्स को खत्म करने में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है पूरा। इंडियन आर्मी पीस कीपर के तौर पे गए और एक तरह से श्रीलंका, लेकिन वो जो स्पेस थी, वो जो खला था, उसको इंडिया चाहता था कि हम लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल ऐसी बनी कि वो चीन आ गया। और ये जो फैमिली थी राजापक्सा, जिन्होंने तामिल टाइगर्स के ऊपर फतह हासिल की, ठीक है, तो अच्छा इंडिया को थोड़ा सा, इंडिया ने शुरू में ये डबल गेम भी हुआ है, तामिल टाइगर्स को थोड़ा सा ट्रेन भी किया शुरू में, भारत ने, इंडिया ने ट्रेन किया। और ट्रेन इसलिए किया कि श्रीलंका पे थोड़ी सी नजर रखी जाए। अच्छा, नजर इसलिए रखी जाए कि श्रीलंका, जब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्से थे पाकिस्तान के, तो जब ये जंग हो रही थी तो जो फ्यूलिंग के लिए जहाज रुकते थे दरमियान में, वो श्रीलंका में लैंड होते थे और यहां से श्रीलंका मदद करता था फजाइया की, यहां से रिफ्यूल होते थे जहाज और आगे जाते थे। तो उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा तामिल टाइगर्स पे हाथ रखा, ठीक है, तो ये, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे यहां मसला खराब हो रहा है, तो हाथ हटा दिया। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्टोरी है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो अब सिचुएशन बन गई, अब सिचुएशन ये बन गई कि वो जो एंटी तामिल जंग जीतकर आए थे वो एक ही थे, और वो थे राजापक्सा। वो यही खानदान था जो हीरो था, जिसको इंडिया की मदद से पाकिस्तान इसमें फिर पीछे हटा, और पाकिस्तान ने मदद भी की एक तरह से कि ये खत्म हो खाना जंगी। लेकिन इंडिया का तो पॉपुलेशन है ना, भाई पाकिस्तान में तो तामिल नहीं है, इंडिया में तामिल है। तो मसला ये है कि जो श्रीलंका का फॉल आउट है वो तो इंडिया में है। वो कह रहे नहीं हम एक हैं, हम मदद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह ये कि पूरे अच्छा अब अगर ये खानदान हटता है, ये खानदान फारिग हो गया, तो ये खानदान तो पूरा का पूरा डिपेंड ही कर रहा था इस बात पर कि हमारे साथ सेनालीज की अक्सरियत है। अगर आप शहरों में जाए ना श्रीलंका के, तो आपको खास तरह के अजीब से अजब से लोग, जिनका जो खूबसूरत श्रीलंका देही इलाके, उनके ये खास जो है ना मगरिब से मुतासिर, टेढ़े मुंह करके इंग्लिश बोलने वाले बिगड़े हुए बच्चे, वो आपको एक मिलते हैं। और वो उनका जो है ना वो वही पैसा भी बाहर और करप्शन और ये वो सारा, उसमें इनका खानदान भी पड़ गया कहीं भी, ये कि डबल हो गए भी। अब मसला ये है सारा, क्या ये कलर एवोल्यूशन है अभी का? अच्छा, दरमियान में ये पूरा श्रीलंका में हो रहा है, दरमियान में IMF का बयान आया आज। अच्छा, एक इलामी आया, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले, मैं कल दिखाएंगे उसको। IMF कहता है कि हमें श्रीलंका के हालात पे तशवीश है, बिल्कुल है, और हम चाहते हैं कि जल्द वहां पे सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाए, ताकि हम उसको बेल आउट कराने की जो बात हमारे साथ चल रही थी वो दोबारा शुरू हो सके। वो खत टूटा नहीं मादा, वो अभी भी चल रहा है। कमाल देखें आप, श्रीलंका का सदर गया, सदर का भाई गया, वो उसके 2 और छोटे भाई निकल गए, उसके सारा वजीर आजम गए जनाब, महल जल गए, सब। IMF को मायदा नहीं टूटा। IMF कहता है कि अभी हम करेंगे जरा ये नया सेटअप बन जाए। अब चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो देख रहे खामोशी के साथ कि ये प्लान्ड है,
रेसिपी देखें, परफेक्ट स्टॉर्म तो पहले से तैयार था। इनके खानदान ने जो करप्शन की, जो पैसा बाहर भेजा, जो लूट मार की, जो नेपोटिज्म, जो अपने भाइयों को इधर उधर, वो तो एक फैक्टर है ना। करप्शन की, गलत फैसले, टैक्सेस, फ्यूलिंग भी की जा रही है, नहीं एक तासुर वो है। तो सब हुआ ना। देखें एक मुल्क में माहौल तैयार होता है ना, बिल्कुल वो है। उस मुल्क का, ऐसे ही रेवोल्यूशंस आते हैं नहीं, जिसमें कलर रेवोल्यूशन, कलर वो एक रेवोल्यूशन। माहौल पहले से उस कलर, वो जो सारा कुछ हो रहा था, जी जी जी। उसके नतीजे में एक डिजास्टर, पूरा माहौल बना, गलत फैसले हो रहे हैं, उधर फंस गए, ये कर दिया, वो कर दिया, करप्शन, लोगों में बेचैनी, सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कुछ हुआ पिछले चंद दिनों में, क्या ये, यानी अवाम तो बेजार है ना, उनके पास फ्यूल नहीं है, रोटी नहीं है, मर रहे हैं, सारा कुछ है, क्या ये प्लान्ड, यानी क्या ये कलर रेवोल्यूशन, इस तरह समझ लेना, ये कलर रेवोल्यूशन है कि जिसके नतीजे में हुआ है ना, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, यमन, कई मुल्क बर्बाद हो। रशिया इसको कलर रेवोल्यूशन कह रहा है, रशियन माइंड। सही। प्यूटिन, अभी लफ्ज सामने नहीं आया, आ जाएगा आने वाले दिनों में जी। कि कलर रेवोल्यूशन के नतीजे में श्रीलंका के अंदर ये हुआ है। चाइना खामोशी से, क्योंकि चाइना तो ले गया ना, वो हमन तो था पोर्ट, वो चाइना का तो BRI प्रोजेक्ट वगैरह, वो किसी को कोई हाथ नहीं लगाया, किसी श्रीलंका ने। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि IMF की वो भी शराइत माननी पड़ी जिनकी मुखालफत करते रहे। इसी बात पे वो हुकूमत में आए थे कि हम लॉबिंग करेंगे और मनवाएंगे उनको अपनी शराइत पे। बड़ी सही बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने कि IMF जो है वो हमें मतलब क्या कहना चाहिए, लकीरें खिंचवा रहा है, नहीं हो रहा ना मुआहदा IMF के साथ। देखें, ये जो डिजास्टर होता है ना, जिसको कलर रेवोल्यूशन, इसकी बुनियाद हुक्मरान ही रखते हैं। हुक्मरान ही उन मुल्कों के अंदर एक ऐसा सिस्टम डाले। ट्यूनिस के अंदर उसने आग लगा ली एक नौजवान ने 2010-11, तो उसका मतलब है कि वहां पर सुकून था नहीं, बेचैनी थी। लेकिन उसके बाद एक अरब स्प्रिंग, अब रशिया इन रेवोल्यूशंस को, क्योंकि रशिया देखे ना, वो बुलडोजर रेवोल्यूशन सोवियत 1999 यूगोस्लाविया का, या वो रोज रेवोल्यूशन 2003 का जॉर्जिया में, या उसके बाद यूक्रेन में 2004 में, फिर 2014 में ये जो मैदान विक्टोरिया नोलैंड उस वक्त भी थी, अब भी हैं। तो मतलब बात यह है कि वो उज़्बेकिस्तान 2005, फिर दरमियान में ये काज़ाकिस्तान में पिछले महीने 2 महीने पहले हंगामे शुरू हो गए थे। रशिया इन हंगामों को, वो कहता है, रशिया का कहना यह है कि, और चाइना भी बड़ी हद तक ये सोचता है कि ये जो मामलात हैं, ये एक हालात पैदा होते हैं जो उनके हुक्मरानों की गलती, और उसके बाद वहां पर इंसानी हकूक और ये सारे मामलात करके खड़े हो जाते हैं। और ये सारा हुआ, रहनुमा करते रहे, और लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा ना कि इसका फॉलो अल्टीमेट भी स्टोरी चल रही है। IMF ने मुआहदा नहीं तोड़ा श्रीलंका से, और कमाल देखें, चाइना में अपनी जगह मौजूद है, खानदान फारिग हो गया, ना इधर था ना उधर था, आइसिन चू की तरह, वो जो म्यांमार वाली। तो बात यह है कि वो ना इधर था ना उधर थे, दरमियान में थे। तो डॉक्टर श्रीलंका को इतना इस्टेब्लिशमेंट खामोश है, फौज दरमियान में नहीं आई, खामोश है। फौज ने तो अपील की, आज फौज ने तो अपील की है कि अवाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अलग रही। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट फौज की मदद से ही तो इन्होंने वो तमिल टाइगर्स को मारा था, और फौज को बहुत इन्होंने फेवर भी किया श्रीलंका में। राजापक्सा फैमिली, आर्मी जो अवाम पब्लिक के साथ है, कुछ लोग तो फौज के अवाम। तो ये सब इसके बाद हुकूमत साजी हुकूमत साजी, अब ऑपोजिशन पार्टियां बैठेंगी, वो सारा कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ना, ये पैसा आ जाएगा श्रीलंका को, आप छोड़ नहीं सकते। यानी ऐसा श्रीलंका मुल्क नहीं है कि उसकी जियो स्ट्रेटेजी या वहाँ के अवाम या लोग वहाँ के, और बड़े जबरदस्त बंदरगाहें और लोग बड़े प्यारे हैं। पाकिस्तान तो बड़ा बहुत खूबसूरत मुल्क है, और हम तो आज तक शर्मिंदा हैं बतौर एक कौम, उनके जो एक शहरी के साथ यहाँ पे बदकिस्मत वाकया पेश आया था, तो हम तो आज तक शर्मिंदा है। श्रीलंका बहुत प्यारा हमारा दोस्त है, और क्रिकेट के हवाले से और बाकी कल्चर के हवाले से, सार्क के मेंबर, तो बड़ा गहरा दोस्त है पाकिस्तान। देखना ये कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये किया तो उनके हुक्मरान खानदान ने, करप्शन ये लेकिन अल्टीमेट इसमें क्या पिक्चर उभर के, अब देखें ना, जो मैंने आपसे बात की थी बुद्ध मत, देखें ये मैंने आपसे जो बात की है ना, ये बड़ी अजीब बात है, और ये उस वक्त की बात है जब ईसाइयत भी नहीं है यहां पे, और यहां पर इस्लाम भी नहीं पहुंचा, और यहां पे जो सबसे बड़ा बादशाह जो हिंदुस्तान की तारीख में, अशोका द ग्रेट,
उसने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्ध मत कबूल कर लिया। यानी अब आप देखें ये बात लोगों को इल्मी, यानी वो अशोका द ग्रेट वो नाम खा जाते हैं बात करते हुए, या आरएसएस वाले बीजेपी वाले, ये नहीं बताते कि बुद्ध था, अशोका को डाउन कर देते हैं। हाँ बुद्ध देखे ना, बुद्धिस्ट उसने छोड़ दिया अपना मजहब और इसीलिए उसके दौर में तरक्की हुई, पीस, अमन, शांति ने। उसके गुप्ता खानदान है, फिर फटे शुरू। तो अच्छा, तो वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो तारीख पुरानी, और फिर ये जो डिवीजन है आरियंस की और द्रविडियंस की, ये एग्जिस्ट करती है, और ये लिसानी बुनियादों पे झगड़ा हुआ। ये जो सिविल वॉर थी ये थी श्रीलंका की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी नया पॉलिटिकल सेटअप है, आईएमएफ कह रहा है कि हम उनसे बात करेंगे, हमने मुअत्तल कर दिया, कुछ दिन के लिए रोका, मुअत्तल भी नहीं किया, सस्पेंड भी नहीं किया। हाँ। जैसे पाकिस्तान के साथ तो कहा ना आपने शराइत नहीं पूरी की तो हम सस्पेंड कर रहे हैं, उनका सस्पेंड भी नहीं किया। अभी हम जायजा लें। फिर सवाल वही है कि श्रीलंका को इतना लेवरेज मिल रहा है, पाकिस्तान को क्यों? नहीं लेवरेज नहीं मिल रहा, लोग परेशान हाल हैं। असल बात यह है कि वो जो लार्जर गेम हो रहा है ना, एक दुनिया में लार्जर गेम है, तो खुदा ना खासा श्रीलंका कोई तबाह तो नहीं, बर्बाद तो नहीं हो गया ना। श्रीलंका के हालात, डिफॉल्ट हो गया, पैसा ही चाहिए ना। इशू यह है कि इस पूरे गेम में उसको रशिया ऑयल दे रहा था। अच्छा आज जनाब क्या हुआ, आज अमेरिकन ने बाकायदा एक खत लिख दिया यूएस कॉन्सुलेट मुंबई ने। अच्छा, मुंबई की जो पोर्ट अथॉरिटी थी कि आप जरा रशियन जो ऑयल शिप्स हैं जरा हमें बताएं कि वो किस तरह आ रहे हैं इंडिया। तशवीश है अमेरिका। देखिए मुल्क अब ये नहीं संभाल पा रहे ना, मोदी सरकार नहीं संभाल पा रही भारत को। भारत के अंदर मुजाहरे, कहीं किसान खड़े हो जाते हैं, कहीं वो मुसलमान, कहीं वो जो है वो जो जरा थोड़े से प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं, जो जरा वो सारे वो भी हैंडल नहीं, कोविड नहीं उसे निकल गया। अभी की बात पे कह रहा हूं ना, अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वहां पे आप देखें ना, वहां पर हर रोज एक नया फसाद खड़ा होता है, और मुसलमान, क्रिश्चियंस, बाकी लोग, मतलब एक इंतहा पसंद सा टोला बैठ गया कि जो आखिरी मुसलमान बीजेपी के रुकन थे वो भी फारिग हो गए, वो भी निकल गए, एक क्राइसिस क्रिएट है। अब ये पूरी सूरत हाल में जो पावर्स हैं बड़ी दुनिया की, उन पावर्स को क्या मोदी सूट कर रहा है इंडिया में, कि एक अजाब इंडिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है, लेकिन जो बंदा बैठा हुआ है, एक देखिए ना, अब वो मुसलमान मुल्कों के साथ, मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं कि कई मुसलमान मुल्क के भारत के साथ दोस्ती करें, फिर मोदी वहां पे कुछ करता है मुसलमानों के साथ, उनकी जो अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंडिया के साथ कर रहे थे मोदी, एक मुसीबत, वो कभी कतर बयान देता है, ओआईसी बयान देता है, अंदर से तो दोस्ती यारी है, चाहते भी हैं, देखिए ना आई2 यूट्यूब, फिर वो आ जाता है दरमियान में। जैसे फलस्तीनियों का मसला नहीं हल होता, कश्मीर का मसला। इशू ये है कि वो अब जो बड़ी पावर्स है ना दुनिया, इंडिया उनके लिए ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी थे बोरिस जॉनसन भी, बरतानिया की अलग है, बोरिस जॉनसन की अलग, इसराइल की हमें थे नेतन्याहू मुसीबत, अमेरिका अपनी जगह, ट्रंप मुसीबत, रियासतों की। मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि ये जो फैमिली, ये जो गया है पूरा खानदान, क्या ये खानदान जो है इसके फैसले जो कि अमलन श्रीलंका के लिए तबाहकुन साबित हुए, और क्या एक माहौल, लेकिन उसके नतीजे में जो हुआ, क्या वो एक कलर रेवोल्यूशन का माहौल बना जिसके नतीजे में ये हुआ, और जो बाहर आपको बिल्कुल कुदरती नजर आ रहा है जी, और किसी ने बेल आउट क्यों नहीं किया, और अब कौन आता है? सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। अब आगे जो होगा ना वो आपको क्लियर करेगा कि इसको देख रहे हैं, हाँ क्या हुआ क्या सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ब्लैक स्वान उस वक्त आपको लगता है कि कुदरती तौर पे हो रहा है, या ग्रे रैनो कह लें कि आता हुआ नजर आप रोक नहीं पाते उसको, आ रहा है बोरान, आ रहा है बोरान, आ रहा है बोरान, कई महीनों से आते, लेकिन आपको रोक नहीं पाते। सर बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है दुनिया में? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।